हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में हम प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट और वाटर के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें से अपन ने कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। फिर अपन डिस्कशन कर रहे थे विटामिन्स। विटामिन्स पे भी दो टाइप, फैट सोल्यूबल विटामिन्स और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, जिसमें फैट सोल्यूबल में विटामिन ए, डी, ई और के को इन्वॉल्व किया था। उसके बाद में अपन बात करते हैं वाटर सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल में दो विटामिन, बी कॉम्प्लेक्स और सी, जिसमें बी कॉम्प्लेक्स को फर्दर 6-7 पार्ट में डिवाइड किया गया है। B1, B2, B3, B5, B6, B9 और B12, जिसमें से विटामिन B1 जिसको थायमिन के नाम से जाना जाता है, B2 जिसको राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है, B3 जिसको नियासिन के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में प्रीवियस क्लास में हम डिस्कशन कर चुके हैं। उसी से हम आगे बढ़ाते हैं अपनी क्लास को। नेक्स्ट जो विटामिन है अपना वो रहेगा कि जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है उसमें विटामिन B5। तो B5 विटामिन है वो भी क्या, एक प्रकार का वाटर सोल्यूबल विटामिन है जो कि किस में हेल्प कर रहा है कि अगर बॉडी के अंदर वाटर मिल जाए तो आसानी से ये क्या हो सकता है, अपनी बॉडी से बाहर निकल सकता है। तो इसको रोकने के लिए, यानी सबसे ज्यादा जो कमी पाई जाती है विटामिन की कमी में, तो सबसे ज्यादा है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन। क्यों पाई जाती है? क्योंकि ज्यादा कॉन्स्टिट्यूट यानी मेजर कॉन्स्टिट्यूट सबसे ज्यादा जो अपनी बॉडी का वेट है वो किसके कारण है, तो वो है अपने बॉडी के अंदर पाए जाने वाला वाटर के कारण। तो वाटर इजीली अपनी बॉडी को मिल जाता है, तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगी, सोल्यूबल होके उसके साथ में घुल करके अपनी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। किसके सहारे? किडनी के सारे, एक्सक्रीटरी रूट हो रहेगा उसके सहारे अपनी बॉडी से रीनल सिस्टम के सारे बाहर निकल जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन B5। तो विटामिन B5 का जो केमिकल नाम है वो है पेंटोथेनिक एसिड, मतलब इसको पेंटोथेनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट जो अपन बात करने वाले हैं वो है इसके फंक्शंस के बारे में, इसके सोर्सेस के बारे में। फंक्शंस की बात करते हैं अपन। फंक्शन में फर्स्ट वन है ब्लड सेल्स फॉर्मेशन, मतलब ये क्या करेगी, अपनी बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल्स है जैसे आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट्स, जिसमें से आरबीसी का मेजर फॉर्मेशन करने का काम है वो करती है विटामिन B5। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन रहेगा वो है व्यक्ति द्वारा खाए गए भोजन को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं। मतलब जो भी पर्सन एनर्जी के रूप में जिस भी फूड कंटेंट का यूज करता है, मतलब उसने प्रोटीन खाया, फैट खाया, विटामिन खाए, मिनरल्स खाए, अब उनसे क्या करना पड़ेगा, अपनी बॉडी को कार्य करने के लिए एनर्जी यानी ऊर्जा की जरूरत होगी। तो उस फूड से, उस खाए हुए भोजन से किसका निर्माण करते? एनर्जी का। मतलब उस भोजन को एनर्जी के रूप में परिवर्तित करने या बदलने का काम करते हैं। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन रहेगा वो क्या है, हार्मोन स्टिमुलेशन में। ये क्या कर रही है, अपनी बॉडी के अंदर जो भी हार्मोन्स है वो उसको स्टिमुलेट करने में, मतलब बनाए हुए हार्मोन है उसको स्टिमुलेट करने में। तो हार्मोन से क्या होते हैं, हार्मोन्स एक प्रकार के केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी एक्टिविटी को या तो इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। अगर स्पेसिफिक कमी हो गई इनकी वजह से तो अपनी बॉडी में किसी प्रकार की कोई अबनॉर्मलिटी, डिजीज कंडीशन है, बीमारी है, वो अपने देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपन कि ये क्या करता है, व्यक्ति की जो आंखें, स्किन है, हेयर है, उसमें भी लाभदायक है। मतलब जो भी हेयर्स रहेंगे, जो भी स्किन है, जो भी आंखें और किसी भी पर्सन की, उसमें भी ये लाभदायक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या रहेगा कि ये उपापचय क्रियाएं, शरीर की जो भी उपापचय क्रिया है उनमें भी हेल्प करता है। कौन? विटामिन B5। नेक्स्ट जो अपन बात करने वाले हैं वो है रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी, तो रिक्वायरमेंट रहेगी 0 से 6 मंथ का कोई इन्फेंट है, कोई शिशु है, बच्चा है, तो उसको कितना चाहिए, 1.7 mg पर डे। उसके बाद में बात करते हैं अपन 7 से 12 मंथ का, अगर किसी बच्चे की उम्र कितनी है 7 से 12 मंथ के बीच में, तो उसको कितना चाहिए, 1.8 mg पर डे। उसके बाद में कोई बच्चा ऐसा है जिसकी उम्र एडल्ट है, मतलब 14 वर्ष से अधिक है, 14 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी किशोर व्यक्ति है, तो उसके लिए कितना चाहिए, 5 mg पर डे, ये रिक्वायरमेंट रहेगी। उसके बाद में जो भी गर्भवती महिलाएं, मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज है, उसके अंदर कितना चाहिए, तो उसके लिए चाहिए अपने को 6 mg पर डे। उसके बाद बात करते हैं अपन ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग मदर है जो क्या करवा रही है, अपने बच्चे को दूध पिला रही है, स्तनपान करवा रही है, तो उसके लिए कितना चाहिए, 7 mg पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि अपने को इसके फंक्शंस है वो पढ़ने होते हैं। फंक्शंस में पहला है ब्लड सेल्स फॉर्मेशन। ये क्या कर रही है, जो भी ब्लड सेल्स है उसका फॉर्मेशन करवा रही है फंक्शंस के अंदर। उसके बाद में अपन ने डिस्कशन किया था कि इसके वेरियस टाइप के फंक्शन क्या हो, क्या क्या कर सकते हैं ये। तो फंक्शंस के अंदर फर्स्ट वन अपन ने बात की थी, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद में अगर अपने देखा था कि ये क्या कर रही है, हार्मोन स्टिमुलेशन में हेल्प कर रही है, ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रही है, ये इसके कुछ फंक्शंस थे। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में।
जो इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी वो मतलब 5 mg है, 1.7 mg है, 1.8 mg है, 6 mg है, 7 mg, जो अभी अपन ने इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं अपन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिफिशियंसी या फिर साइन या सिम्टम। डिफिशियंसी या फिर साइन सिम्टम, डिफिशियंसी या फिर साइन सिम्टम मतलब अगर इसकी कमी हो गई तो अपनी बॉडी के अंदर क्या ऐसे सिम्टम है, क्या ऐसे चिन्ह लक्षण है जो अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो पहला जो अपना रहेगा सिम्टम वो क्या हो सकता है, माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन को हिंदी में बोलते हैं कुपोषण। कुपोषण मतलब क्या हो जाएगा, उस परेशानी के अंदर किसी भी न्यूट्रिएंट्स की या तो कमी हो रही है या फिर अधिकता हो रही है। न्यूट्रिएंट्स मतलब जो भी अपन खाने के लिए जिस भी कंटेंट का यूज कर रहे होते, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये क्या है, एक प्रकार से न्यूट्रिएंट्स है, मतलब पोषक तत्व है। पोषक तत्व जो अपने शरीर को क्या पोषण देने का कार्य करते हैं, न्यूट्रिएंट देने का कार्य करते हैं। अगर उसकी क्या हो गई, कमी हो गई या फिर अधिकता हो गई, तो क्या यूज करेंगे अपन उसके लिए टर्म, माल न्यूट्रिशन। सेकंड जो इसका फंक्शन रहेगा वो क्या होगा कि जीन डिसऑर्डर डिपेंडेंसी में फंक्शन रहेगा वो क्या होगा, जीन से रिलेटेड, जीन से रिलेटेड डिसऑर्डर। जीन, जीन क्या है, किसी भी स्पेसिफिक टाइप्स के जो भी अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, जो भी आनुवंशिक पदार्थ होता है, उसमें किसी न किसी प्रकार का अबनॉर्मलिटी है या डिसऑर्डर है, वो कमी है, वो देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपन एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब होगा लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब उस पर्सन को भूख नहीं लगेगी, भूख लॉस हो जाएगी, खाना नहीं खाएगा वो पर्सन। उसके बाद में अपन बात करते हैं वीकनेस। वीकनेस का मतलब थकान हो जाएगी। उसके बाद में वोमिटिंग हो सकती है उस पर्सन को। और क्या हो सकता है, तो बर्निंग सेंसेशन। बर्निंग सेंसेशन, देखो बर्निंग सेंसेशन का मतलब ये रहेगा कि अपनी बॉडी के अंदर, अपनी बॉडी के जो भी पार्ट्स है वहां पे आपको ऐसा फील होगा कि यहाँ पे क्या हो रही है, जलन हो रही है, बर्न, नंबनेस जैसा फील, सुन जैसा महसूस होगा, बर्न जैसा महसूस होगा। वो कहाँ पे हो सकता है, तो ये देखो अपना जो हाथ का पार्ट है जिसको ये डोर्सल सरफेस हो गई, तो ये क्या है, एक तो मतलब पाम वाले एरिया पे आपको फील हो सकता है ऐसा। अगर अपन लोअर एक्सट्रीमिटी की बात करें, मतलब पैर की बात करें, तो अपना फुट के नीचे का जो पार्ट है उसमें भी आपको क्या फील हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन फील हो सकते हैं, नंबनेस है वो फील हो सकता है। किसकी वजह से, विटामिन B5 की कमी से। इस प्रकार से डिसऑर्डर है, इस प्रकार के साइन सिम्टम है जो हमें विटामिन B5 की कमी में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट पर हम बात करने वाले विटामिन B6। विटामिन B6, विटामिन B6 का जो केमिकल नाम है वो है पायरिडॉक्सिन। केमिकल नेम जो है पायरिडॉक्सिन, यानी इसका जो केमिकल नाम रहेगा वो है पायरिडॉक्सिन। उसके बाद में इसके फंक्शंस की बात करते हैं अपन। फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन रहेगा इसका प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। मतलब ये क्या करते हैं, अपने शरीर की जो भी उपापचय क्रिया है जिसमें प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, इनको मेटाबोलाइज या फिर इनको पचाने का जो कार्य है, उपापचय करने का कार्य है, वो किसके द्वारा किया जाता है, विटामिन B6 के द्वारा। मेनली कौन सी, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया और कार्बोहाइड्रेट हो गया, इन सब का जो मेटाबॉलिज्म करने का काम करता है वो कौन करता है, विटामिन B6। उसके बाद में ये क्या करता है, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में भी क्या करता है, हेल्प करता है। यहां पे नाम है अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड का मतलब ये रहता है कि जब भी आप प्रोटीन्स जो ले रहे हो अपनी बॉडी के अंदर, उसका जो एंड प्रोडक्ट बनेगा, उसकी जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, तो वो है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड है जो एंड प्रोडक्ट है, जो क्या करेगा, मतलब अपने अगर विटामिन B6 ले रहे हो आप, तो ये क्या करेगा, अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म है वो करवा देगा, उसका उपापचय क्रिया वो करवा देगा। उसके बाद में ये क्या करता है, नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो है, ये है
हीमोग्लोबिन जिसके अंदर क्या है, हीम। हीम तो क्या है, आयरन कंटेंट है, प्लस ग्लोबिन क्या है, तो ये ग्लोबिन क्या एक प्रकार की प्रोटीन है। ग्लोबिन्स भी क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन्स है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार की विटामिन। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या कहते हैं, साइटोक्रोन। हीमोग्लोबिन के अंदर साइटोक्रोन हीमोग्लोबिन्स के अंदर किसका निर्माण करते हैं, साइटोक्रोन्स का निर्माण करते हैं, जिस जो कि साइटोक्रोन से निर्मित होते हैं, जो कि निर्मित होते हैं, जो कि हीम सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, हीम सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब देखो हीमोग्लोबिन मतलब खून बन रहा है, खून बन रहा है मतलब उस पर्सन में किसको रोक रहे हो, एनीमिया को। एनीमिया का मतलब क्या होता है, किसी भी पर्सन के अंदर या तो आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। अगर आरबीसी की संख्या कम हो गई तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ कि उस पर्सन में आरबीसी संख्या, आरबीसी काम क्या, रेड ब्लड सेल्स में क्या कर रहा है, ब्लड सेल्स को फॉर्मेशन कर रहा है, ब्लड सेल्स को बना रहा है। संख्या ही कम है तो खून बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यह क्या हो सकता है कि खून तो बन रहा है लेकिन डिक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेट, अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कैपेसिटी है वो कम हो गई, तो भी उसको क्या टर्म दोगे आप, एनीमिया। मतलब ऑक्सीजन जो कैपेसिटी है वो कम हो गई है अपनी बॉडी की, तो भी क्या हो गया उस पर्सन में एनीमिया कोज है वो हो सकता है। उसके बाद में क्या करता है, ये बॉडी को या फिर शरीर को ऊर्जा व शक्ति प्रदान करता है। ये अपनी बॉडी को ऊर्जा और शक्ति है वो प्रदान करता है, कौन, विटामिन B6। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसके सोर्सेस क्या होते हैं। सोर्सेस हमें ये कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है, तो सोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो पहला होगा लीवर। लीवर हो सकता है, मांस हो सकता है, मछली हो सकती है, लीवर, मांस, मछली। उसके बाद में अनाज हो सकता है, फलियां हो सकती है, अनाज हो सकता है या फिर फलियां हो सकती है, अनाज होगा, फलियां होगी, हरी सब्जियां, दूध, हरी सब्जियां, और क्या हो सकता है, तो दूध हो सकता है। इन सब में विटामिन B6 है वो हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद में एक जो इसमें लास्ट में बच गया तो वो कौन सा, लीवर हो गया, मांस हो गया, मछली, अनाज, फलियां, हरी सब्जियां और दूध। इन सब में स्रोत है, मुख्य स्रोत है जहां पे विटामिन B6 है वो हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद रिक्वायरमेंट की बात करिए अपन, रिक्वायरमेंट तो रिक्वायरमेंट जो रहेगी वो रहेगी 1 mg पर डे, यानी दिन के अंदर अपने को कितना चाहिए, 1 mg पर डे है वो अपने को चाहिए। उसके बाद में अपन बात करते हैं डिफिशियंसी डिसऑर्डर या फिर साइन सिम्टम के बारे में, या फिर साइन एंड सिम्टम, यानी इस चीज की कमी हो गई तो अपने अंदर कौन कौन से चिन्ह लक्षण ऐसे जो अपने को दिखाई दे सकते। पहले मैं बता रहा था ये क्या कर रहा है, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में आपकी हेल्प कर रहा है। अगर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है, अभी पढ़ा था अपने क्या कर रहा है, साइटोक्रोन्स और क्या हीम प्लस ग्लोबिन, उसका सिंथेसिस में आपकी हेल्प कर रहा था, अब नहीं कर पा रहा है, मतलब उस पर्सन किसकी कमी हो गई, खून की। और खून की कमी को क्या टर्म है, एनीमिया। उस पर्सन के अंदर खून की कमी है वो देखने को मिल सकती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट इसका जो सिम्टम रहेगा वो क्या रहेगा, तो रीनल से रिलेटेड इनसफिशियंसी, रीनल सिस्टम से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है वो अपने को देखने को मिल सकता है। कोई बीमारी है, गुर्दे से संबंधित कोई बीमारी है वो देखने को मिल सकती है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि उस पर्सन में क्या हो सकता है, लिवर फेल हो सकता है, हेपेटिक फेलियर, लिवर फेलियर या फिर हेपेटिक फेलियर, लिवर फेलियर हो सकता है या उस पर्सन के अंदर हेपेटिक फेलियर है वो हो सकता है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आएगी वो हमारे सामने कौन सी, माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब
भाई हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस नहीं हो रहा है, एनीमियल कंडीशन देखने को मिल रही है, तो वो डायरेक्टली रिलेट करती है किससे, माल न्यूट्रिशन से या फिर कुपोषण से। और क्या हो सकता है, सीजर्स। सीजर का मतलब दौरे, दौरे पड़ना, दौरे पड़ना या दौरे आना, उसको क्या नाम देते हो, सीजर। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो क्या देखने को मिल सकता है, डिक्रीज इम्यूनिटी। डिक्रीज इम्यूनिटी यानी उस पर्सन का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। प्रतिरक्षा तंत्र काम क्या था, किसी भी फॉरेन पार्टिकल अगर अपनी बॉडी में इंटर हो रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करना ना। तो ये क्या करेगा, किसी भी फॉरेन पार्टिकल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि अपनी बॉडी में इजीली क्या हो सकता है, इन्फेक्शन कोज करवा सकता है, संक्रमण करवा सकता है। नेक्स्ट जो अपन बात करने वाले वो आएगा अपना विटामिन B9। विटामिन विटामिन B9। तो विटामिन B1 का जो केमिकल नाम है, विटामिन B9 केमिकल नेम, केमिकल नेम वो है फोलेट या फिर फोलिक एसिड, फोलेट या फिर फोलिक एसिड, फोलिक एसिड। इसका जो केमिकल नाम रहेगा वो क्या है, फोलेट या फिर फोलिक एसिड के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद में इसके जो फंक्शंस है उसका डिस्कशन करने वाले हैं अपन। फंक्शंस, फंक्शंस, फंक्शन मतलब इसके जो कार्य है उसकी अपन बात करने वाले। तो पहला फंक्शन रहेगा कि शरीर में उपस्थित, शरीर में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, शरीर में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए, शरीर में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के लिए, शरीर के लिए ग्लूकोज में, ग्लूकोज में, ग्लूकोज में बदलने का, बदलने का कार्य करता है, कार्य करता है। यानी अपनी बॉडी के अंदर ग्लूकोज, सॉरी कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट को डायरेक्टली अपनी बॉडी क्या यूटिलाइज नहीं कर सकती, उपयोग में नहीं ला सकती। तो कार्बोहाइड्रेट को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसको जैसे मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड है, उसमें उसको तोड़ना पड़ेगा। तब क्या करेगी अपनी बॉडी, उसका यूज करेगी, उसका यूटिलाइज करेगी। तो सबसे पहले अपनी बॉडी के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट जो खाने के दौरान आपने लिया है उसको किस में कन्वर्ट करेगी, ग्लूकोज में। अगर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया तो ये क्या करेगा, अपनी बॉडी को एनर्जी है, ऊर्जा है, वो देने का कार्य करेगा। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो क्या रहेगा, नर्व सिस्टम के फंक्शन को मेंटेन करने में, नर्व सिस्टम, नर्व सिस्टम के फंक्शन को, फंक्शन को मेंटेन करने में। अब देखो नर्वस सिस्टम होता क्या है, तंत्रिका तंत्र, ठीक है। अब ये भी देखो, एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। अलग अलग पार्ट में इसको भी डिवाइड किया गया है। तो प्रीति तंत्रिका तंत्र है या फिर जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उसमें अपन अलग अलग पार्ट्स के बारे में जो है अलग अलग पार्ट्स में उसको डिफाइंड किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, जो भी नर्वस सिस्टम है उसके फंक्शन को मेंटेन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, तो वो पड़ेगी विटामिन B9। विटामिन B9 की हमें जरूरत पड़ेगी किसके, नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन रहेगा वो क्या रहेगा कि फोलिक एसिड, फोलिक एसिड बच्चों, फोलिक एसिड क्या करता है, बच्चों, किशोरों, छोटे बच्चों, छोटे बच्चों, किशोरों, छोटे बच्चों में, किशोरों में, वह भ्रूणावस्था, भ्रूणावस्था, छोटे बच्चों, किशोरों व भ्रूण अवस्था के दौरान, भ्रूण के, भ्रूण के टिश्यू, टिश्यू व सेल्स को बनाने में हेल्प करता है, बनाने में हेल्प करता है।
जैसे अपन जो इसका नेक्स्ट फंक्शन है उसके बारे में बात करें तो फोलिक एसिड क्या करता है छोटे बच्चों, जो भी छोटे बच्चे हैं उनमें, किशोरों मतलब जो 14 ईयर के समथिंग है उन पे, वो भ्रूणावस्था। देखो भ्रूणावस्था किसको बोलते हैं, जब भी कंसेप्शन हो जाता है मतलब स्पर्म और ओवम मिल जाते हैं, इस टर्म को अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ये यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाता है, मतलब रोपण हो जाता है, भ्रूण का रोपण हो जाता है, इसको अपन इम्प्लांटेशन बोलते हैं। उसके बाद में क्या होगा कि जब ये भ्रूण जो स्पर्म ओवम का फ्यूजन हुआ था ये 7 वीक तक का है, अगर इसकी उम्र कितनी है 7 वीक तक है, तो उस टर्म को, उस कंडीशन को आप क्या बोलते हो, एम्ब्रियो या फिर भ्रूण बोलते हो। उस कंडीशन में जब उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, उस कंडीशन में भी क्या करते हैं ये भ्रूण के टिश्यू व सेल्स, मतलब ये जो एम्ब्रियो था, जो 7 वीक का अनबोर्न चाइल्ड है, अभी इसकी मतलब अभी इसका जन्म नहीं हुआ है, अभी माँ के वूम्ब में, माँ के गर्भ में है, ये भ्रूण रोपण होने के बाद की कंडीशन है, तो उसमें भी क्या कर रहा है, इसके जो टिश्यूज है, इसके जो सेल्स है, उसको बनाने में कौन हेल्प कर रहा है, तो वो है विटामिन B9 या फिर फोलिक एसिड। उसके बाद में अपन बात करते हैं ये क्या करते हैं, आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर एचबी लेवल को, एचबी लेवल को मेंटेन करने का, एचबी लेवल को मेंटेन करने का कार्य करते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स है, उसके अंदर भी ये आयरन के स्तर को संतुलित करते हैं, या फिर आयरन के लेवल को, एचबी की जगह अपन बोल सकते हैं कि आयरन, जो आयरन का लेवल है उसको क्या बैलेंस करने का या फिर संतुलित करने का कार्य वो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो फंक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, फोलिक एसिड, फोलिक एसिड जन्म से पहले, जन्म से पहले बच्चों में, बच्चों में दिया जाता है, दिया जाता है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड, रिलेटेड डिसऑर्डर को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट करता है। जैसे नाम सुना होगा स्पाइना बाइफिडा है, स्पाइना ओकल्टा है, इस प्रकार जो कंडीशन है उसको भी क्या करता है ये रोकने का, रोकने के अंदर क्या करता है अपन लोगों की हेल्प करता है, कौन, फोलिक एसिड। उसके बाद में जो इसके सोर्सेज है उसके बारे में बात करने वाले हैं अपन कि विटामिन B9 हमें कहाँ कहाँ मिलता है। सोर्सेज, सोर्सेज में जो फर्स्ट है वो है जितने भी अंकुरित दालें हैं, अनाज है, अंकुरित दालें, अनाज, हरे पत्तेदार सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित दालें हो गई, अनाज हो गई, हरे पत्तेदार सब्जियां हो गई। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये जो पालक है, स्पाइंज बोलते हैं अपन, पालक, स्पाइंज, इसमें भी फोलिक एसिड है वो देखने को मिलता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है सलजम, नेक्स्ट जो सोर्स है इसका सलजम, चुकंदर, सलजम हो गया, चुकंदर हो गया, उसमें भी अपने को ये देखने को मिल सकता है। उसके बाद में सोयाबीन, संतरे का जूस या संतरे का रस, संतरे का रस, इसमें भी हमें देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट जो अपन डिस्कशन कर रहे होते हैं कि जब भी एनीमिया की कमी होती है, सॉरी एनीमिया होता है, उस कंडीशन में अपने को आयरन, फोलिक एसिड, आयरन फोलिक एसिड टेबलेट्स है वो प्रोवाइड की जाती है। तो ये भी क्या होगा, एक प्रकार से